चुनाव चल रहा है और कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो भी तेज हो चुका है। हमारे साथ पीसीसी के पूर्व चीफ और कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल जी हैं। सर, स्वागत है आपका पार्टी। धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, चुनाव कई दिन हो चुके हैं और अब केवल 5 से 6 दिन बचे हुए हैं प्रचार के, तो किस मोड़ पे चुनाव में धीरे धीरे जिस प्रकार से अपेक्षित था वो तेजी आ रही है, वो तेजी नजर आ रही है और सभी पार्टियां और सभी प्रत्याशी अपने अपने लिए ताकत लगाते हैं, तो निश्चित रूप में चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वैसे उपचुनाव में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखा जाता, लेकिन जिस प्रकार से बद्रीनाथ में मैंने लोगों में उत्साह देखा था, उसी प्रकार का उत्साह मैं यहाँ भी लोगों में देख रहा हूँ और निश्चित रूप में मेरा विश्वास है कि ये उत्साह कांग्रेस के लिए शुभ है, कांग्रेस के पक्ष में। क्या है सर मुद्दे जो कांग्रेस उठा रही है? आप आज जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सरकार उत्तराखंड की हितैषी नहीं है। इस सरकार को जाना है और इस सरकार को 2027 में निपटना है, तो उसका रास्ता केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव से होकर जाता है। तो लोगों को मैं ये निवेदन के साथ लोगों के पास पहुंच रहा हूं और मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप में लोग इस बात को तर्कों के साथ जो तर्क हम दे रहे हैं, किस प्रकार ये सरकार हमारे हित के विपरीत है। केदारनाथ में जिस प्रकार से एक बड़ा कांड हुआ, सोना गायब हुआ और उस सोना जिसको सोना कहा जा रहा था वो अंततः पीतल निकला। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने पूरे केदारनाथ धाम को ही दिल्ली में स्थापित करने की बात की और जिस प्रकार से यात्रा में बड़ा यात्रा को जो है छेड़ा गया, एक कंपनी लाई गई गुजरात से, उस कंपनी को वहां पर ये अथॉरिटी दी गई कि वो पास जारी करेंगे। उन्होंने जानबूझकर लंबी 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगने के बाद भी लोगों को पास जारी नहीं किए, लोगों को वापस जाना पड़ा, यात्रा फितर भी कर दी। बद्रीनाथ और केदारनाथ में 5-5 लाख की आवक कम हुई लोगों की। ये सब मुद्दे हैं जो लोगों को हम समझा रहे हैं कि ये सरकार इसलिए हमारी ऐसी नहीं है। ये सामने तर्क है, सामने प्रमाण है और अंततः निश्चित रूप में मेरा मानना है कि सरकार इस तर्क को माने। हाँ, कल मुख्यमंत्री जी आए थे और दलित स्वाभिमान सम्मेलन भी आयोजित हुआ, उसमें सीधा उन्होंने बिना नाम निकाले हुए आप पर हमला किया। नाम निकाला? उन्होंने कहा कि जो रामलीलाओं में बड़ी बड़ी घटना की बातें कर रहे हैं, जब केदारनाथ आपदा आई थी तो जूते लेकर के केदारनाथ पहुंचे। भाई मेरी बात सुनो, मैं तो आपदा में राहत कार्यों में जूता लेके गया होगा, लेकिन उनके नेता तो पूजा में जूते पहन के अंदर गए और परिक्रमा जूतों में क्यों होने? गणेश गोदियाल जैसे व्यक्ति को किसी को ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ कैसे जाना चाहिए। गणेश गोदियाल आपदा में राहत कार्य में डेड बॉडीज को बाहर निकालने में सहयोग कर रहा था, आपदा में वहाँ जो सफाई करनी चाहिए उसमें सहयोग कर रहा था। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ SDRF, NDRF और स्थानीय लोग, तमाम लोग थे। तो वो इनके ही गोदी मीडिया का क्रिएशन था जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं के गोदी मीडिया की क्रिएशन था। मैं मुख्यमंत्री जी से देखिए इस बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। वो कह रहे यूट्यूब पे वो वीडियो है, वो होगा। आपको लगता है कि एडिटेड वीडियो है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो भी होगा मैं उसको देखने की बात करूंगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बात को वो पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं दे रहा हूँ और मेरे प्रश्नों का जवाब आज तक मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं दिया उसका भी बताएं। वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि सोना पीतल कैसे हुआ, सही बात, और अगर हुआ तो दंड क्यों नहीं दिया जिसने किया, ये बात बता दें। वो ये बात बता दें कि वो इस बात को बताएं कि दिल्ली में जो केदारनाथ धाम स्थापित करने में वो मुख्य अतिथि गए थे, केदार शिला किस हैसियत से वो ले गए? केदार शिला क्या उनकी संपत्ति थी कि वो यहाँ से केदार शिला ले गए? इस बात को बता दें। वो इस बात को बता दें कि उन्होंने किस इंटरेस्ट में गुजरात की एक कंपनी को ऋषिकेश में अपॉइंट किया जिसने हमारी यात्रा नहीं होने दी। 5 लाख लोग यमुनोत्री में, 5 लाख लोग गंगोत्री में, 5 लाख लोग केदार में और 5 लाख लोग बद्री में कम आए। इसका जवाब दे कौन है? इससे हुए नुकसान की भरपाई सरकार कब करेगी? इस पर जवाब दे, इस पर आए, इस पर बोले फजूल की बातों को। 2013 की आपदा में जिन व्यक्ति के कारण इतने लोगों के ज्यादा मौतें हुई, उस व्यक्ति को तो उन्होंने अपने साथ सम्मिलित कर लिया। अगर गणेश गोदियाल भी इनके साथ सम्मिलित हो जाए तो गणेश गोदियाल का सब पाप धुल जाएगा, तब मैं वॉशिंग मशीन में जाके पवित्र बन जाऊंगा। है मतलब जितने लोग गए पाप करके सबको पवित्र कर दिया, और जो कांग्रेस में है उसका ये दोष वो दोष। मुख्यमंत्री जी आए एक मंच पर, मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री जी आए और वो नहीं आ सकते तो मुझे बुला ले, मैं चला जाऊंगा, छोटा आदमी हूँ, मैं चला जाऊंगा। जिस मंच पर भी वो केदारनाथ में आना चाहे आए, और वो भी पत्रकारों के सवाल का जवाब दे, मैं भी देने को तैयार हूँ। मैंने आज गंगा जल लेकर त्रिवेणी पर
रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर खड़ा होकर गंगा जल लेकर जो कहा वो सत्य है। और मुख्यमंत्री जी भी आकर जो आरोप लगा रहे हैं और जो मैं प्रश्न है उनके जवाब वो गंगा जल लेकर हाथ में दें, तब हम मानेंगे कि हम मुख्यमंत्री सत्य। मुख्यमंत्री ने कहा है बाबा केदार की सौगंध खाई है लोगों के सामने कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगा। कोई काम नहीं किया, कामों की बात करें ना वो, कि उन्होंने दिल्ली में केदारनाथ धाम स्थापित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में वहां मुख्यमंत्री के रूप में गए कि नहीं गए। उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली कि नहीं केदार शिला लाकर इसका जो है हमने शिलान्यास किया, बोला कि नहीं बोला। उन्होंने ये बोला कि नहीं बोला, यूट्यूब पे वो भी तो होगा भाई, निकालो वो भी तो होगा जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाएंगे वो यहीं दर्शन कर सकते हैं। ये बोला कि नहीं बोला। वो ये बोले कि 5 लाख लोग कम क्यों आ गए, इसका जवाब दें। वो ये बोले कि सोना पीतल कैसे हो गया। वो ये बोले कि उस व्यक्ति को दंडित क्यों नहीं किया गया जिसने ये काम किया, अगर किसी व्यक्ति ने किया। वो ये बोले कि उसमें इस पूरे प्रकरण में उनकी सरकार सम्मिलित है या नहीं है। बोले ना वो इस बात को, वो इस बात को बोले कि भाई हमारे विधायकों ने शिकायत की थी कि उत्तराखंड में नौकरियों को बेचने का कारोबार मंत्री कर रहा है। बोले ना इस पर जवाब देना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी बोलना चाहिए जब हरीश रावत थे और बद्रीनाथ का मंदिर झूठ जो है ये बात ये भाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अगर उत्तराखंड में है, धामी जी पर प्रश्न इसलिए खड़ा है कि वो मुख्य अतिथि के रूप में वहां गए और उन्होंने अपने मुंह से ये बोला कि ये केदारनाथ धाम यहाँ भी बन रहा है, लोग यहाँ आकर पुण्य के भागी बने। ये आरोप है उन पर। अगर उनको लगता है कि हरीश रावत जी वहां किसी मंदिर के शिलान्यास में गए, इस प्रकार का काम उन्होंने किया, तो उस वीडियो को सामने लाए। वो तो सरकार में है, मुख्यमंत्री है, और नहीं है उनके पास वीडियो, तो इस कथन को कि भाई हरीश रावत जी का रोल वहां बद्रीनाथ मंदिर स्थापित करने में था, उनका रोल था मुख्यमंत्री के रूप में, गंगा जल लेकर कहें त्रिवेणी पे, जैसे मैंने कहा कहें। अरे गणेश गोदियाल तो 10 बार बोल चुका कि भाई हमने तो वहां हम कभी गए नहीं, हमने देखा ही नहीं। जब मुझे पता लगा ऐसे लोग हमारे प्रवासी भाई हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो अपने आप करें अपने हिसाब से, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि केदारनाथ जो लोग नहीं जा पाएंगे वो यहाँ आएंगे और केदार से मैं शिला लाया हूँ। इनकी थी वो शिला, इनकी पुश्तैनी है, वो थी वो संपत्ति जो ये ले गए वहां यहाँ से। केदारनाथ का एक एक कण कण हमारी आध्यात्मिक संपत्ति है, उत्तराखंड की आध्यात्मिक संपत्ति है, और उस संपत्ति पर किसी के निजी हित के लिए डाका डालने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है। हम इस कोशिश का पुरजोर विरोध करेंगे और आज नहीं हमेशा करेंगे। अगला भी जन्म होगा तो अगले जन्म में भी करेंगे इस प्रकार की कोशिश। केदारनाथ उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा किसको मानिएगा? ये जिन बातों की मैंने चर्चा की, ये सभी मुद्दे लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, और यही मुद्दे केदारनाथ की जनता के मुख्य मुद्दे हैं और होने चाहिए। 23 तारीख को जिस दिन परिणाम आएगा, क्या अपेक्षा करेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों का आशीर्वाद मनोज रावत जी के साथ होगा। मैंने कहा कि एक काबिल व्यक्ति को आप भेजिए, एक ऐसे व्यक्ति को भेजिए, एक ऐसे जुझारू और संघर्षशील व्यक्ति को भेजिए जो मुख्यमंत्री जी की आंखों में आंखें डालकर केदारनाथ के हितों की बात कर सके, केदारनाथ की लड़ाई लड़ सके। एक ऐसा मजबूत, आप कोर्ट में देखते होंगे ना, वकील क्यों बोलते हैं लोग कि भाई हमने केस लड़ना है तो एक मजबूत वकील करो। क्यों बोलते हैं लोग? इसलिए बोलते हैं कि जज के सामने तर्कों के साथ बात करनी पड़ती है। तो तर्कों के साथ बात इस लोकतंत्र की कोर्ट में जब सरकार के पास जाना होगा, यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर, तो वो वकील मनोज रावत बेहतर साबित हो सकता है। इसलिए मैं मनोज रावत की वकालत कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि मनोज रावत को अपना आशीर्वाद दें, वोट दें। एक और क्वेश्चन, कल जो है भाजपा ने जो अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन किया, पूरा फोकस जो अनुसूचित जाति की वोट बैंक पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी अनुसूचित जाति की हितैषी नहीं रही, बीजेपी ने हमेशा अनुसूचित जाति के लोगों को ऊंचे पदों तक पहुंचाया। भाई मेरी बात सुनो, बीजेपी को अनुसूचित जाति का सम्मान करने की याद चुनाव में आ रही है। मतलब ये केदारनाथ का चुनाव है और तब यहाँ के अनुसूचित जाति के भाइयों का सम्मान करना है, ये अभी याद आई उनको। इससे पहले 40,000 पद बैकलॉग है अभी अनुसूचित जाति के पदों का जो भरा जाना है, वो 40,000 पद हैं ऐसे। उन पदों को भरे ना धामी जी, और केदारनाथ के अनुसूचित भाई के लोगों को उसमें सम्मान देना क्यों? ये नहीं होना चाहिए। अभी मैंने भाषण में कहा, एक अनुसूचित जाति के वीडियो ओखीमठ ब्लॉक में उनको इसलिए दंडित किया गया कि तुमने हमारी सभा में भीड़ नहीं की, और उनको वीडियो से एडियो मतलब नीचे क्या होता है, डिमोशन कर दिया। ये सम्मान है? और खाली चुनाव में एक दिन
गाड़ियां करके जगह जगह से आदमी बुला के हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। लोग जानते हैं इस बात को। अनुसूचित जाति के हमारे तमाम भाई बाबा साहेब आम्बेडकर की उस बात को हमेशा अपने मन में संजोए रखे हैं, जिसमें बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था, संगठित रहिए, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए। मुख्यमंत्री जी काल्पनिक सुख एक दिन का दिखाने के लिए सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इस काल्पनिक सुख की आड़ में आपका वो वास्तविक सुख पाने की जो लालसा है, उसके लिए जो जद्दोजहद है, उसके लिए आपको रोकने का काम कर रहे हैं। ये बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने उन्हें समझाया है और इस बात को अच्छी तरह से। एक चीज और है, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि 15,000 तक की लीड जो है वो लेने वाली है और 23 तारीख को उसका पता लग जाएगा, और जो मिठाइयां कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है उसको भाजपा ही बंटवाएगी। भाई मेरी बात सुनिए, हमारे पास तो इतना रुपया है नहीं कि हम मिठाई बनाएं पहले से। ये मिठाई भी बीजेपी वाले बना रहे होंगे। अब यहाँ की जनता है कि ये जनता पर निर्भर करता है कि जो मिठाई बना रही है भाजपा, उसको बांटते कौन है, कांग्रेस वाले बांटते हैं या बीजेपी वाले बांटते हैं, ये अब 23 तारीख को पता चलेगा। ये यहाँ की जनता पर निर्भर करता है। बाकी हमारे पास तो ऐसा है नहीं। हमारे पास तो हम सुबह खा के जाते हैं, जहाँ से चलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी बोल देते हैं कि जहाँ से चल रहे हो अपने घरों से सुबह खा के चलो, और जहाँ रात को पहुंचोगे वहाँ वही खाना खाना है। हमारे पास तो इतना भी व्यवस्था नहीं होती कि हम दिन में खाना खाएं। ये अभी लोग आए हैं, हमारे पास भी होता तो हम भी खिलाते इनको खाना, लेकिन हमारे पास नहीं है खुद ही। तो जो आदमी खाना खाने के लिए महंगा हो वो मिठाई कहाँ से? पर बीजेपी वाले बनाए, कोई बात नहीं, मिठाई बनाए। और केदारनाथ की जनता बंटवाने का काम अपने आप करती है, चाहे बीजेपी वालों से कराए चाहे कांग्रेस वालों से कराए।